हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैलम विच ट्रायल केस के बारे में। इस केस को अमरीकी तारीख में बेपनाह अहमियत हासिल है। दोस्तों, विच क्राफ्ट किसे कहते हैं और विच होती कौन है? विच क्राफ्ट को हम काला जादू भी कह सकते हैं। विच उस औरत को कहते हैं जिसे शैतान अपनी ताकत दे देते हैं ताकि वो लोगों को नुकसान पहुंचा सके। विच को डाइन भी कह सकते हैं। इसके बदले में ये डाइन शैतान की वफादार बन जाती है। दोस्तों, हमें लगता है कि जादू टोना की तारीख सिर्फ हमारे खित्ते या अफ्रीका से शुरू हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोप और वेस्ट में विच क्राफ्ट 14वीं सदी में बहुत तेजी से फैल गया था। इसको इंतहाई बुरी नज़र से देखा जाता था और बाज़ जगहों पर तो विच क्राफ्ट करने वाली विचेस को फांसी की सजा दी जाती थी। दोस्तों, 1692 में एक सैलम नामी गांव हुआ करता था। ये जगह आज अमरीकी रियासत मैसेच्यूसेट्स के अंदर मौजूद है। ये वो दौर था जब यहाँ लोगों को खरीद कर अपना गुलाम बनाने का रिवाज था। सिर्फ सैलम नामी इस गांव में ही नहीं, बल्कि ऐसे कई और गांवों में यही हुआ करता था। अमीर लोग गुलामों को खरीद कर जिंदगी भर अपने घर का काम काज उनसे करवाते थे। इस दौर में गुलामों को बाजार में बिकने के लिए रखा जाता था। दोस्तों, इस गांव के मिनिस्टर का नाम सैमुअल पेरिस था। ये आदमी इस गांव का सबसे ताकतवर शख्स था। इसकी बेटी का नाम एलिजाबेथ पेरिस था और इसकी एक भतीजी भी थी जिसका नाम एबिगेल विलियम्स था। इसकी भतीजी भी इसी के घर में रहती थी। जनवरी 1692 में सैमुअल पेरिस ने एक गुलाम को खरीदा। ये एक औरत थी और इसका नाम टिट्यूबा था। टिट्यूबा का ताल्लुक कैरेबियन से था। ये सारा दिन इस फैमिली का हर काम करती और इनके हर हुक्म पर अमल करती। दूसरे गुलामों की तरह टिट्यूबा के साथ भी बेहद बुरा सलूक हुआ करता था, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि टिट्यूबा एक विच यानी कि एक डाइन बनने की कोशिश कर रही थी। टिट्यूबा ने अपने साथ होने वाले बुरे सलूक का बदला लेने के लिए सैमुअल पेरिस की बेटी और भतीजी पर काला जादू करना शुरू कर दिया, यानी विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद सैमुअल पेरिस की बेटी और भतीजी की तबीयत खराब हो गई। इन दोनों लड़कियों की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। ये लड़कियां दिन रात चीखती रहती और अपने सामने आने वाले हर इंसान को मारने की कोशिश करती। इन दोनों लड़कियों को डॉक्टर के पास भी ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद इस गांव की बहुत सारी दूसरी लड़कियों के साथ भी यही होना शुरू हो गया। सारा दिन ये लड़कियां चीखती रहती, इनकी आवाज़ भी तब्दील हो जाती और काफ़ी सारी लड़कियों को बांध कर रखना पड़ता। इनमें से कुछ लड़कियां तो मरने के करीब पहुंच चुकी थीं। सैमुअल पेरिस और गांव के लोग सख्त परेशान थे। इन लोगों ने गांव के प्रीस्ट की तरफ रुख किया। वहां से इनको पता चला कि सैमुअल पेरिस के घर में ही कोई मौजूद है जो गांव की लड़कियों पर काला जादू कर रहा है। इसके अलावा दो और औरतों पर विच क्राफ्ट करने का इल्ज़ाम लगा। इनमें गांव की एक फकीरनी और गांव की ही एक गरीब बूढ़ी औरत शामिल थे। दोस्तों, तब तक पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी थी। फरवरी के महीने में इन औरतों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गए। इन पर गांव की लड़कियों पर काला जादू करने का इल्ज़ाम लगा। तीनों औरतों को मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश किया गया और इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। फकीरनी और बूढ़ी औरत ने तो अपना जुर्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन टिट्यूबा ने अपना जुर्म फौरन कबूल कर लिया। इसने कहा कि ऐसी बहुत सारी डाइन इस इलाके में मौजूद हैं जो शैतानों को खुश करने के लिए लोगों पर काला जादू करती हैं। इसने सोचा कि ये एक इन्फॉर्मर बन जाएगी और अदालत इसकी सज़ा कम कर देगी। इस केस के सामने आते ही और टिट्यूबा के ये कहने पर कि और भी बहुत सी डाइन इस इलाके में मौजूद हैं, एक हंगामा खड़ा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत सारी औरतों पर विच क्राफ्ट के इल्ज़ामात लगने लगे। इनमें से काफ़ी सारी औरतों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मई 1692 में विलियम फिप्स मैसेच्यूसेट्स का नया गवर्नर बन गया। इसने एक अलहदा से अदालत बना दी जहां सिर्फ काला जादू करने वाली औरतों के केसेस सुने जाते। दोस्तों, 2 जून 1692 को ब्रिजिट बिशप नामी एक विच को फांसी दे दी गई। इसके सिर्फ 8 दिन के बाद 5 और विचेस को भी फांसी दी गई। अगस्त और सितंबर में कुल मिलाकर 13 विचेस को फांसी दी गई। 7 विचेस जेल में ही मर गईं। दोस्तों, मैसेच्यूसेट्स का ये इलाका एक कब्रिस्तान बन गया था। इनमें से बहुत सी औरतें ऐसी भी थीं जो शायद बेगुनाह थीं
اور ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، لیکن صرف لوگوں کے غصے کی خوف کی وجہ سے ان کو بھی موت کی سزا سنا دی گئی۔ کافی لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے بھی مختلف عورتوں پر وچ کرافٹ کے الزامات لگائے، یہاں تک کہ 2 چھوٹے بچوں پر بھی یہ الزام لگا کر ان کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کو امریکی تاریخ میں قانون کا ایک سیاہ دور بھی کہا جاتا ہے، جہاں بے شمار بے گناہ لوگوں پر وچ ہونے کے الزام لگا کر ان کو مار دیا گیا۔ لیکن دوستو، آہستہ آہستہ عدالت، پولیس اور حکومت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ 1697 میں کئی بے گناہ عورتوں کو اور کچھ بچوں کو پھانسی دے دینے کے بعد آخرکار یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلوں پر باقاعدہ معافی مانگی۔ عدالت نے جیل میں موجود قیدیوں کو جن پر وچ کرافٹ کا الزام تھا رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور اس گاؤں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئیں۔ لوگ ان وچز کو اور ان معصوم عورتوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے جن کو پھانسی دی گئی تھی۔ تقریباً 2.25 سال کے بعد جس جگہ ان عورتوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، وہاں 1925 میں ہاتھون نامی ایک ہوٹل بن گیا اور یہ گاؤں اب ایک شہر بن چکا تھا۔ دوستو، ہاتھون ہوٹل آج بھی اس حوالے سے امریکہ میں کافی مشہور ہے۔ اس کو امریکہ کے ہانٹڈ ترین ہوٹلز میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ اس ہوٹل کے روم 325 سے ایک بچے کی رونے کی آواز آتی تھی، جس کی وجہ سے رات کو لوگ سو نہیں سکتے تھے۔ اس کمرے کو اور اس کے آس پاس کے کمروں کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہوٹل کے 6 فلور میں ایک عورت کو چلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ صرف اپنے ہوٹل کو مشہور کرنے کا طریقہ ہے یا ایک حقیقت ہے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن سیلم وچ ٹرائل کیس بہرحال ایک حقیقت ہے جس میں بے شمار وچز اور بے شمار معصوم عورتوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کو امریکی تاریخ کا ایک سیاہ واقعہ قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔